नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। इंग्लिश का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो एमएड, बीएड, नेट, सीटेट और टीईटी स्टूडेंट के लिए है। सीटेट स्टूडेंट के लिए सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सब्जेक्ट में इससे प्रश्न आते हैं, और एमएड बीएड के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, बीएड के लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट ही है। नेट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो इरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर बनाया गया है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत समझने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही जीवन से प्रेरणा लेकर यह सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत स्थापित किया था। एरिक एरिक्सन का जन्म फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में 15 जून 1902 को हुआ था। इनके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो इन्हें छोड़कर चले गए थे, और इनकी माँ ने 3 साल तक अकेले ही इनका लालन पालन किया था। इनकी माँ का नाम कार्ला अब्राहमसन है। इनकी माँ ने दूसरी शादी की थी डॉक्टर थियोडोर होमबर्ग से। दूसरी शादी करने के बाद एरिक एरिक्सन का नाम बदलकर इरिक होमबर्ग हो गया था। और ये जो नाम बदलना है, ये इस थ्योरी को संपादित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। 25 साल की उम्र में इनकी मुलाकात पीटर ब्लॉस से हुई, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और ये साइको एनालिटिक स्कूल के मेंबर थे। यहीं पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल था, जो अमेरिकन के लिए था, अमेरिकी बच्चों के लिए था, और ड्रोथी बर्लिंगम के द्वारा चलाया जा रहा था। यहीं पे इन्होंने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। ये जो ड्रोथी बर्लिंगम है, ये अन्य फ्रूड, जो कि सिगमंड फ्रूड की वाइफ है, उनकी दोस्त थी। इसके बाद इन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन में भी शिक्षा प्राप्त की। 1950 में इन्होंने एक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की एक बुक लिखी। ये मनोसामाजिक सिद्धांत है। ये इसी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक से लिया गया है। इन्हें गांधी ट्रुथ के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। एरिक एरिक्सन के इस सिद्धांत में हमें बताया गया है कि कैसे किसी एक व्यक्ति के विकास में उसके आसपास के वातावरण, संस्कृति और संवेगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए यह सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत बताया गया है। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार होता है। जैसे 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 बच्चे का वातावरण उसके संपर्क में आता है, वैसे वैसे बच्चा उसी वातावरण से सीखकर आगे बढ़ता जाता है। यह सिद्धांत 8 भागों में बटा हुआ है। इंग्लिश स्टूडेंट मेरे पीपीटी से देख सकते हैं, या फिर यही वीडियो इंग्लिश में भी बनाया गया है, आप उस पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है विश्वास या अविश्वास का चरण। दूसरा भाग है स्वायत्तता या शर्म का चरण। तीसरे में पहल करना या फिर आगे बढ़ना या फिर अपराध बोध। चौथा भाग बताता है कि इस समय बच्चे परिश्रमी हो जाते हैं या फिर हीन भावना के शिकार बन जाते हैं। पांचवें चरण में बच्चा अपनी पहचान ढूंढता है, और अगर पहचान ढूंढने में असफल हुआ तो वह भ्रांति का शिकार या भ्रम का शिकार हो जाता है। छठे भाग में आत्मीयता ढूंढता है। अगर आत्मीयता नहीं मिलती है तो अलगाव का शिकार हो जाता है। और सातवें भाव में ज्ञानात्मक बन जाता है, नहीं तो स्थिर हो जाता है। और आठवें भाव में संपूर्णता मिल जाती है, नहीं तो उसे निराशा की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत में अगर बच्चा
हर पहले से लेकर 8वें भाग तक अगर सफल हो रहा है, अपने जीवन काल में अगर सफलता प्राप्त कर रहा है, तब तो उस अ, उसकी जो भावनाएं हैं वो पॉजिटिव होती जाएंगी। अगर वो असफल हो जा रहा है तो वो निराशा का शिकार होता जाएगा। तो अगर वो सफल हो रहा है तो उसके बारे में भी जो उसके भावनात्मक विकास में क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो सब बताए हैं। और अगर असफल हो रहा है तब उसकी भावनात्मक विकास कैसी होगी वो भी बता रहे हैं एरिक एरिक्सन। आइए आगे जानते हैं कि इन सारे भाग में बच्चा कैसे कैसे विकास करता है और समाज से क्या क्या सीखता है। मनोसामाजिक विकास की जो पहली अवस्था है वो 1 से 1.5 वर्ष की होती है। इस समय बच्चा विश्वास करना सीखता है, अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से वो घुलता मिलता है। अगर उसे वो सब कुछ अगर कंफर्टेबल है, अगर वो आरामदायक महसूस कर रहा है, तब तो लोगों पर विश्वास करना सीखेगा। अगर ऐसा होता है कि उसे विश्वास नहीं हो पाता है अपने आसपास के वातावरण में, तब उसके मनोभाव अविश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे और इस अवस्था में वो उसका विकास रुक जाएगा यहीं पर। दूसरे भाग में जो कि 1.5 साल से 3 साल की अवस्था है, इस अवस्था में स्वायत्ता स्वायत्त यानी सेल्फ डिपेंड होना सीखता है बच्चा। अपने सारे काम खुद करना सीखता है। जैसे कि इसके पहले जब वह 1 साल का था तब तो उसकी मम्मी उसको बाथरूम ले जाती थी, उसके उसके सारे काम उसके परिवार वाले करते थे। लेकिन जैसे ही वो 1.5 से 3 साल का होता है, वैसे ही वो अपने आसपास के कामों को खुद करना सीख लेता है। अपने खुद की दिनचर्या खुद अपने हाथ से खाता है, अपने दिनचर्या को खुद पूरा करता है। हमने देखा है कि कुछ बच्चे 3 साल के होने पर भी बिस्तर पे ही बाथरूम कर देते हैं, या फिर खुद खाना नहीं खाते हैं, माँ का इंतजार करते हैं। तो ऐसे बच्चे अपनी इस अवस्था में असफल हो जाते हैं। इस अवस्था में जो विकास सेल्फ डिपेंड का या स्वायत्ता का होना है वो नहीं हो पाता है। और इस समय जब उनके कार्य दूसरे करते हैं तो उनके अंदर शर्म की भावना का विकास हो जाता है। जब वो इस अवस्था में सफल नहीं होते हैं तो उनके अंदर शर्म आने लगती है। तीसरा समय है पहल करने का या फिर अपराध बोध का। ये 3 से 5 साल की अवस्था है जिसमें मनोसामाजिक विकास होता है और बच्चा हर काम में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हाँ, वो काम सही से कर सकता है, ये सबको दिखाने की कोशिश करता है। और अगर वो इसमें सफल हो गया, अगर वो अपने सारे काम जो उसके आसपास के लोग हैं उनके सामने अच्छे से प्रकट कर पाया या फिर अच्छे से पूरा कर पाया, तब तो उसके अंदर पहल करने की भावना जाग जाती है। जैसे हम देखे होंगे कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं या फिर अपने होमवर्क कंप्लीट करके लाते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बार बार बताना पड़ता है। तो जो बच्चे कंप्लीट करके लाते हैं या फिर जो अपना काम खुद करना सीख चुके रहते हैं वो पहल करना जान जाते हैं। ये अपना काम खुद करना इन्होंने सीखा था दूसरी अवस्था में। अब तीसरी अवस्था में जब दूसरी अवस्था कंप्लीट कर ली इन्होंने, तो अब इन्हें पहल करना आ जाएगा। और अगर कहीं ये अवस्था बीच में बाधित हो गई तो उनके अंदर अपराध बोध हो जाएगा। कोई भी दिया गया काम अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि वो किसी लायक नहीं है। चौथी अवस्था है परिश्रम करने की या फिर हीन भावना का शिकार होने की। चौथी अवस्था में बच्चे बहुत परिश्रमी हो जाते हैं। यह समय 5 से 12 साल का होता है। अगर वो परिश्रम करना सीख गए, परिश्रम करना तभी सीखेंगे जब तीसरी अवस्था में जो पहल करने की अवस्था थी, अगर पहल करना उन्हें आ गया तो तभी वो लोगों का सपोर्ट ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि उन्हें किस दिशा में परिश्रम करना है। तो
वो इस अवस्था में सफल हो पाएंगे और चौथी अवस्था में पहुंच पाएंगे। अगर कहीं वो इस दिशा में नहीं सफल हुए तो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना का विकास हो जाएगा। पांचवी अवस्था है पहचान बनाने की या फिर पहचान खो जाने का डर मन में भर जाने की। पांचवी अवस्था 12 से 18 साल की होती है। ये वो समय होता है जब बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, दोस्तों से उनके कैसे वो दोस्तों के साथ रह रहे हैं या फिर उनका व्यवहार दोस्तों के साथ कैसा है। अगर वो इन चीज़ों में सफल होते हैं तब तो अपनी पहचान बना पाते हैं, और अगर असफल हुए तो उनके अंदर भ्रांति या फिर भ्रम की भावना भर जाती है कि मैं आगे क्या करूँगा, मैं किस लायक हूँ, किस लायक बन पाऊँगा। अगली अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव की। इस अवस्था में 18 से 40 साल का ये समय होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने लव में ढूंढते हैं या फिर उनकी शादी होती है, उनका खुद का परिवार बनता है और परिवार से उनका लगाव हो जाता है। अगर बच्चे ऐसा करने में सफल हो गए तो उनके अंदर आत्मीयता की भावना का विकास होता है, अगर नहीं तो समाज से अलग हो जाते हैं। सातवीं अवस्था होती है ज्ञानात्मकता का या फिर स्थिरता का। ज्ञानात्मकता से मतलब है ये 40 से 65 साल का समय है। इस समय में लोग अपना परिवार बना चुके रहते हैं और उनके मन में ये भावना होती है कि जो ज्ञान हम अपने बड़ों से लेकर और यहाँ तक बढ़े हैं या फिर आगे बढ़े हैं, इतने बड़े हुए हैं, वो सारा ज्ञान अपने बच्चों को बांटें। अगर ऐसा करने में वो सफल हुए तब तो उनके अंदर ज्ञानात्मकता का भाव जागता है, अगर नहीं होते हैं तो वो वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। अंतिम अवस्था है संपूर्णता का या फिर निराशा का। यह 65 साल से मृत्यु तक का समय होता है। इस समय लोग संपूर्णता की भावना अपने अंदर महसूस करते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा निराश हो चुके रहते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अब 65 साल की उम्र हो चुकी है, अब कभी भी मर सकते हैं। अगर असंतुष्ट हो गए तो फिर निराशा भरी सोच हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इस तरह से एरिक एरिक्सन ने अपने 8 जीवन के चरणों को विभाजित किया है। ये एक कह सकते हैं ये सबसे बड़ी थ्योरी या सिद्धांत है अभी तक का, जो सामाजिक विकास या सामाजिक मनोविकास के सिद्धांत को परिपाटित करती है। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न सीटेट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आते हैं उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ जो कि एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था।